लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने अगर सबसे ज्यादा किसी नेता को नुकसान पहुंचाया है तो वो हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी। साल 2014 में उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली स्मृति को उस वक्त तो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से हरा दिया था। इसके बाद स्मृति ने बकायदा अमेठी में अपना घर भी बनवाया और अमेठी की जनता से तमाम तरह के वादे किए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 में मिली हार के बावजूद भी स्मृति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। फिर 2019 में भी स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा के दावों की हवा निकल गई और पार्टी 240 सीटों पर ही रुक गई। हालांकि केंद्र में सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन पिछले 2 बार की तरह इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और फिर साल 2004 में स्मृति ईरानी को पार्टी ने महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया था। इसी साल 2004 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने स्मृति को दिल्ली की चांदनी चौक सीट से मैदान में उतारा था और उनके सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल मैदान में थे। हालांकि इस चुनाव में स्मृति की हार हुई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली भाजपा की हार हुई थी और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उस हार के बाद स्मृति ने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर ठिकरा फोड़ा था और गुजरात के गोधरा में हुए कांड की वजह से पार्टी की हार हुई, इसे एक मुख्य कारण माना था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक वो आमरण अनशन पर बैठी रहेंगी। हालांकि इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा समझाने के बाद स्मृति ईरानी ने अपने आमरण अनशन को वापस ले लिया था। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ गए। ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए मायूसी लेकर आए। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन बहुमत में तो आया, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के विपरीत रहा। पार्टी अकेले दम पर 272 का आंकड़ा छूने में भी नाकामयाब रही। ऐसे में जो लोग पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति पर नजर रखते आ रहे हैं, उन्हें वह समय याद आ गया होगा जब साल 2004 में आम चुनाव हुए थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भी पार्टी का प्रदर्शन कुछ इसी तरह का था और उसे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। 4 जून को जो नतीजे आए हैं उसमें एक बार फिर यूपी ने बीजेपी को झटका दिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में साल 2014 और 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन हैरान करने वाला था। इस राज्य की वजह से पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरी और वोटों के लिहाज से उसने इतिहास रच दिया था। साल 2004 में जब आम चुनाव हुए थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार न बनने देने में यूपी को दोष दिया गया था। हालांकि तब बीजेपी इस राज्य में सिर्फ 10 सीटें ही जीत सकी थी। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपना वर्चस्व कायम किया था। 2004 के चुनाव में एसपी को 35 और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 19 सीटें मिली थी। बीजेपी ने यूपी में 2019 के चुनाव में जो 62 सीटें जीती थी उनमें से 27 पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। इन सीटों पर एसपी के उम्मीदवार विजेता बनकर उभरे। एसपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। अपनी सीटें हारने वाली प्रमुख हस्तियों में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र और सुल्तानपुर से मेनका गांधी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के साथ गठबंधन किया था। सीट बंटवारे की योजना के तहत उसे बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट दी गई थी। बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका फैजाबाद सीट से लगा है। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को 48,104 वोट से हरा दिया था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा था। बीजेपी ने यहां से लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा था। ऐसा माना जा रहा था कि किसी नए चेहरे को न उतारना ही बीजेपी को यहां भारी पड़ गया। सूत्रों की माने तो लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। नतीजतन बीजेपी को प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने अगर सबसे ज्यादा किसी नेता को नुकसान पहुंचाया है तो वो हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी।
साल 2014 में उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली स्मृति को उस वक्त तो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से हरा दिया था। इसके बाद स्मृति ने बकायदा अमेठी में अपना घर भी बनवाया और अमेठी की जनता से तमाम तरह के वादे किए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 में मिली हार के बावजूद भी स्मृति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। फिर 2019 में भी स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा के दावों की हवा निकल गई और पार्टी 240 सीटों पर ही रुक गई। हालांकि केंद्र में सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन पिछले 2 बार की तरह इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और फिर साल 2004 में स्मृति ईरानी को पार्टी ने महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया था। इसी साल 2004 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने स्मृति को दिल्ली की चांदनी चौक सीट से मैदान में उतारा था और उनके सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल मैदान में थे। हालांकि इस चुनाव में स्मृति की हार हुई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली भाजपा की हार हुई थी और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उस हार के बाद स्मृति ने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर ठिकरा फोड़ा था और गुजरात के गोधरा में हुए कांड की वजह से पार्टी की हार हुई, इसे एक मुख्य कारण माना था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक वो आमरण अनशन पर बैठी रहेंगी। हालांकि इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा समझाने के बाद स्मृति ईरानी ने अपने आमरण अनशन को वापस ले लिया था। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ गए। ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए मायूसी लेकर आए। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन बहुमत में तो आया, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के विपरीत रहा। पार्टी अकेले दम पर 272 का आंकड़ा छूने में भी नाकामयाब रही। ऐसे में जो लोग पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति पर नजर रखते आ रहे हैं, उन्हें वह समय याद आ गया होगा जब साल 2004 में आम चुनाव हुए थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भी पार्टी का प्रदर्शन कुछ इसी तरह का था और उसे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। 4 जून को जो नतीजे आए हैं उसमें एक बार फिर यूपी ने बीजेपी को झटका दिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में साल 2014 और 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन हैरान करने वाला था। इस राज्य की वजह से पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरी और वोटों के लिहाज से उसने इतिहास रच दिया था। साल 2004 में जब आम चुनाव हुए थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार न बनने देने में यूपी को दोष दिया गया था। हालांकि तब बीजेपी इस राज्य में सिर्फ 10 सीटें ही जीत सकी थी। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपना वर्चस्व कायम किया था। 2004 के चुनाव में एसपी को 35 और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 19 सीटें मिली थी। बीजेपी ने यूपी में 2019 के चुनाव में जो 62 सीटें जीती थी उनमें से 27 पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। इन सीटों पर एसपी के उम्मीदवार विजेता बनकर उभरे। एसपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। अपनी सीटें हारने वाली प्रमुख हस्तियों में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र और सुल्तानपुर से मेनका गांधी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के साथ गठबंधन किया था। सीट बंटवारे की योजना के तहत उसे बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट दी गई थी। बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका फैजाबाद सीट से लगा है। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को 48,104 वोट से हरा दिया था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा था। बीजेपी ने यहां से लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा था। ऐसा माना जा रहा था कि किसी नए चेहरे को न उतारना ही बीजेपी को यहाँ भारी पड़ गया। सूत्रों की माने तो लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। नतीजतन बीजेपी को प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको